अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमने आपको रुमाना रूमी साहिबा का अफ़साना सुनाने के लिए मुंतखब किया है। रुमाना रूमी साहिबा का ताल्लुक़ कराची से है और वो बहुत अच्छी शायरा और बहुत अच्छी अदीबा हैं। उनके 2 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं। एक का नाम है साहिल दिखाई देता है और दूसरे का उन्वान है दिल मुसाफिर है। और उनका अफ़सानी मजमूआ बालकोनी में खड़ी औरत 2018 में शाया हुआ था। आज मैंने आपको सुनाने के लिए जो अफ़साना मुंतखब किया है वो बालकोनी में खड़ी औरत से ही मुंतखब किया है और उसका उन्वान भी बालकोनी में खड़ी औरत है। खूबसूरत सा और मुख्तसर सा अफ़साना है। उन्वान है बालकोनी में खड़ी औरत। हस्बे मामूल आज भी फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपनी बालकोनी की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा के खुशगवार झोंके ने मुझे सरशार कर दिया। ये वक्त मेरा पसंदीदा वक्त होता है, इसीलिए मैंने आज तक इसे कभी ज़ाया नहीं किया। अभी पूरी तरह रोशनी फैली ना थी। मुझे रोशनी फैलते देखना और आहिस्ता आहिस्ता सूरज का उभरना बहुत अच्छा लगता है, जबकि बहुत से लोगों को डूबते सूरज का नज़ारा अच्छा लगता है, जबकि मुझे नए जज्बे, नए जोश, नए वलवले से उभरता सूरज, जैसे वो ये बात हमें समझाना चाहता हो कि मायूस ना हो। हर अंधेरी रात का अख्तिताम रोशनी पर होता है। हर सुबह का उभरता हुआ सूरज नई उम्मीदें लेकर आता है और उसकी रोशन और ताज़ा किरणें नए दिन का आगाज़ करती हैं। इसके साथ ही हर चरिंद परिंद अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुझे सुबह का ये नज़ारा उम्मीद का इस्तारा लगता था, जिसमें सबसे पहले तो छोटे बच्चों की स्कूल बसों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है और उनको स्कूल वक्त पर भेजने के लिए उनकी उंगलियां थामे स्कूल के बस्ते और पानी का थर्मास लिए स्कूल की बसों के इंतज़ार में खड़ी माएँ। मुझे ये मंज़र अजीब सा लुत्फ़ देता था और मैं सोचती थी कि माँ भी कैसी हस्ती है। हर माँ के लिए उसका बच्चा ही दुनिया का सबसे ज़्यादा प्यारा बच्चा होता है। इसी तरह से हर बच्चे के लिए उसकी माँ खूबसूरत और मिसले सायादार शजर। कुदरत ने भी क्या रिश्ता बनाया है। ये मनाजिर देखकर मुझे एक बादशाह की हिकायत याद आ गई कि उसने अपने मुल्क से चुन चुन कर खूबसूरत बच्चे जमा किए और एक इंतहाई बेशकीमत और ख़ूबसूरत मोतियों का हार एक औरत को दिया कि वह इन खूबसूरत बच्चों में से सबसे खूबसूरत बच्चे के गले में वो हार डाल दे। औरत सारे बच्चों के पास से गुजरती चली गई और आखिर में उसने वो हार अपने बच्चे के गले में डाल दिया। ये मंजर देखकर बादशाह गुस्से से चिल्ला उठा, ये क्या बदतमीज़ी है? इतने खूबसूरत बच्चों को नज़रअंदाज करके तुमने अपने बदसूरत और काले स्याह बेटे के गले में हार क्यों डाला? ये नाइंसाफ़ी है। माँ ने यादगार जवाब दिया, बादशाह सलामत, आप अपनी नहीं मेरी निगाहों से देखें। ये बच्चा जो आपकी नज़रों में बदसूरत और काला है, मेरे लिए इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी हसीन नहीं, क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ। ये सब कुछ सोचते हुए मेरी नज़र नीचे मौजूद उस दरख्त से जा टकराई जो अब बिल्कुल सूख चुका था। हाँ, चंद माह पहले तक ये बहुत हरा भरा था। परिंदों के घोंसलों से पुर, चिड़ियों की चहचहाट, कोयल की कूक। जब सुबह सवेरे से मेरा इस्तकबाल करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मगर जब से किसी कातिल सिफ्त शख्स ने दरख्त की जड़ों में तेज़ाब डाला था, उस वक्त से उसकी शादाबी और रौनक ख़त्म होती चली गई। जैसे जैसे पेड़ सूखता गया, सब परिंदों ने रफ्ता रफ्ता वहाँ से हिजरत कर ली और अब वो बिल्कुल तन्हा खड़ा था। गुलशन जब उजड़ जाता है तो कोई उसकी तरफ रुख नहीं करता। आज हवा खिलाफ मामूल ज़्यादा ही तेज़ थी। मैंने सोचा, जब तक घर के दीगर अफराद जाग नहीं जाते, मैं यहाँ बैठकर कुछ पढ़ लूँ। मैं जैसे ही बेडरूम से किताब लेकर पलटी, अचानक एक ज़ोरदार गिड़गिड़ाहट किसी आवाज़ से सहम गई। ये क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ बहुत ज़ोरदार आवाज़ से ज़मीन पर गिरी हो। मैं दौड़ती हुई दोबारा बालकोनी में पहुंची। अरे ये क्या? चंद लम्हे पहले जिस सूखे पेड़ को देखकर मैं अफसरदा हो रही थी, वही पेड़ जड़ से उखड़कर सड़क के दरमियान गिरा हुआ था। ये एक छोटी सी ज़ैली सड़क थी, इसलिए रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका था। इस वक्त तक लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा नहीं हुई थी, इसीलिए खुशकिस्मती से उस दरख्त की जद में कोई ना आया था। हाँ, उसके गिरने की आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने फ्लैटों की बालकोनियों से झांकने लगे थे, मगर फिर सूखे हुए दरख्त को ज़मीन पर गिरा देखकर, और वो भी किसी जानी या माली नुकसान के बगैर, शायद उन्हें कुछ ख़ास लुत्फ़ ना आया, लिहाजा वो वापस अंदर लौट गए। इतने बड़े दरख्त के गिरने से पूरी सड़क बंद हो गई थी और उसको रास्ते से हटाना आसान न था। चंद दुकानदार जो अली सुबह अपनी दुकान खोलते थे, वो आ चुके थे और गिरे हुए दरख्त को देखकर आपस में बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद ये सब मिलकर इस दरख्त को हटाकर लोगों के गुजरने के लिए रास्ता बना देंगे, मगर वो सब अपनी अपनी दुकानें और कारोबार संभाल कर लाताल्लुक़ से हो गए।
میں بالکونی میں کھڑی یہ نظارہ دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آج اس درخت کے گرنے کی وجہ سے کتنی مشکلیں پیدا ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں وہاں گاڑیاں اور بسیں جو اسکول کے بچوں، فیکٹریوں اور آفسوں میں کام کرنے والوں کو لینے آئیں گی، تب کیا ہوگا؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظر سامنے سے آتے ہوئے ایک عجیب سے حلیے والے شخص پر پڑی، جو اپنے حال سے بے خبر بے فکری کے عالم میں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے انتہائی میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، سر، داڑھی اور مونچھوں کے بڑے ہوئے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اور وہ اس قدر گندے اور خراب حلیے میں تھا کہ مجھے اسے دیکھ کر گھن سی آنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر گرے ہوئے درخت پر پڑی وہ چونک اٹھا اور پھر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے تجسس ہوا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا میں نے اپنی نظریں اس پر مرکوز کر دیں۔ پہلے تو اس نے چاروں طرف سے گھوم پھر کر اس درخت کا جائزہ لیا اور پھر سوکھے ہوئے درخت کی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو ہاتھوں سے توڑنا شروع کر دیا اور سڑک پر سے گزرنے کا راستہ بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ پاگل، جسے اپنا ہوش نہ تھا، لوگوں کے گزرنے کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ میں اس کی اس حرکت کو دیکھنے میں اتنی محو ہو چکی تھی کہ وہ ان 4 لڑکوں کی طرف نہ دیکھ سکی جو اس پاگل کی حرکت دیکھنے کے لیے اس کے قریب جا کر رک گئے تھے۔ ان کی عمریں یہیں کوئی 20-22 سال کے درمیان ہوں گی، اور وہ سب شاید صبح جاگنگ کر کے واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ وہ سب اس کے اس دیوانے پن کی حرکت سے محظوظ ہو رہے تھے کہ اچانک یہ دیوانہ ان سب کی طرف مڑا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، لڑکو، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ یہاں آؤ اور اس درخت کو ہٹانے میں میری مدد کرو تاکہ راستہ صاف ہو سکے اور یہاں سے گزرنے والوں کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ سن کر لڑکے زور زور سے ہنسنے لگے اور پھر ان میں سے ایک لڑکا بلند آواز سے بولا، ہم کوئی تمہاری طرح پاگل ہیں کیا؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک لڑکے نے اس دیوانے کی طرف پتھر اچھالا اور پھر چاروں وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوانے نے بڑی مایوسی سے بھاگتے ہوئے لڑکوں کی طرف دیکھا اور دوبارہ اسی انہماک سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں یہ منظر دیکھ کر تلملا اٹھی۔ دل چاہا کہ میں اپنے فلیٹ سے نیچے اتروں، لڑکوں اور سامنے کاروبار کرتے مرد حضرات کو برا بھلا کہہ کر اس پاگل کی مدد کروں، مگر مردوں کے اس معاشرے میں ایک بے بس عورت سوائے تلملانے کے اور کر ہی کیا سکتی ہے؟ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں، لڑکوں اور پاگل شخص میں در حقیقت پاگل کون ہے؟ آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ افسانے کا اختتام۔